हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड या बीटीसी का थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये अंतिम क्लास है। आज के वीडियो में लघुत्तरी प्रश्न पूरा हो जाएगा, जिससे कि हमारा विज्ञान के राजन सीरीज भी पूरा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, जीवाणु को पादप जगत में क्यों रखा जाता है? उत्तर, जीवाणु वास्तव में जीवधारी हैं। इसमें पौधे एवं जंतुओं दोनों का लक्षण पाया जाता है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण इसे पादप जगत में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 72 है, सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन पर टिप्पणी लिखें। इसका मतलब है दोस्त दुश्मन से कि सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। उत्तर है, सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। यदि ये लाभदायक हैं तो हमारे दोस्त होते हैं, और यदि हानिकारक हैं तो हमारे दुश्मन होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। ये निम्न प्रकार लाभदायक हैं। पहला है, जीवाणु भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में सहायता करते हैं। दूसरा है, जीवाणु दूध को दही में बदलता है। दूसरी तरफ कुछ जीवाणु तथा विषाणु हमारे लिए अत्यंत हानिकारक हैं, क्योंकि विभिन्न बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, पोलियो, खसरा, टीबी आदि। ये सारी बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा ही होती हैं। प्रश्न संख्या 73 है, विषाणु किसे कहते हैं समझाइए। उत्तर, विषाणु वायरस का शरीर कोशिका विहीन होता है, अर्थात बिना कोशिका का होता है। विषाणु का शरीर प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होता है। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल बराबर विषाणु। विषाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं, जैसे एड्स, पोलियो, चेचक, अलर्क रोग, कैंसर आदि। प्रश्न संख्या 74 है, विषाणु का चित्र बनाइए। तो विषाणु का चित्र यानी वायरस का चित्र बहुत ही आसान है। एक गोला कर देंगे आप, बीच में ये एक लाइन है, डार्क लाइन, ये प्रोटीन खोल हो जाएगा किनारे वाला, और लास्ट वाला न्यूक्लिक अम्ल। यही दोनों चीज़ों से मिलकर ये विषाणु बनता है। बहुत ईजी है, आप बना लेंगे। ये तंबाकू का विषाणु है ये। प्रश्न संख्या 75 है, जीवाणु भोजी किसे कहते हैं बताइए। उत्तर, जीवाणु भोजी एक प्रकार के वायरस होते हैं। उसके आगे है, जीवाणु भोजी वे वायरस है जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। जीवाणु भोजी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवाणु भोजी गंगा जल में रहते हैं, और जीवाणुओं को गंगा जल में पनपने नहीं देते। जीवाणु भोजी की उपस्थिति के कारण ही गंगा जल पवित्र होता है। हम अपने नल का पानी 2-3 दिन से 4 दिन रख दें तो पानी में जीवाणु पनपने लगते हैं और पानी में दुर्गंध आने लगती है। लेकिन गंगा जल को सालों साल रखने पर भी उसमें दुर्गंध नहीं आती है और पानी सड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें जीवाणु भोजी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 76 है, जीवाणु क्या है स्पष्ट करें। उत्तर, जीवाणु यानी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जीवाणु पौधा है, और कुछ लोग मानते हैं कि जीवाणु जंतु हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि जीवाणु जीवधारी हैं, क्योंकि ये पौधों तथा जंतुओं दोनों का लक्षण रखते हैं। जीवाणुओं में पौधों का लक्षण यह है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो केवल पौधों में ही पाई जाती है, तथा जीवाणुओं में जंतुओं की भांति गमन होता है। प्रश्न संख्या 77 है, वायु प्रदूषण से क्या आशय है, इसके कारण तथा दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर है, वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें सभी गैसों का निश्चित अनुपात होता है। इन गैसों में विभिन्न कारणों से यह असंतुलन होता है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वायु का प्रदूषित होना वायु प्रदूषण है। वायु के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण,
क्या क्या वायु प्रदूषण के कारण हैं? वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है जीवाश्म ईंधनों, खरपतवार आदि को जलाने से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। दूसरा है स्वचालित वाहनों जैसे मोटर, स्कूटर आदि के प्रयोग से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड, हाइड्रोकार्बन आदि तत्व पाए जाते हैं जो वायु में मिलकर वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तीसरा है चिमनियों, शुगर मिलों आदि से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। चौथा है घरेलू कूड़ा करकट आदि को सड़कों पर फेंकने से भी वायु प्रदूषण होता है। पांचवा है एसी, रेफ्रिजरेटर आदि को चलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उत्सर्जित होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। छठवां पॉइंट है कल कारखानों, घरों, खेतों में कार्बन आदि अन्य पदार्थों के ठोस कण वायु में मिल जाते हैं जो धूल बनती है। ये धूल कण वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव। अब क्या क्या दुष्प्रभाव हैं इनके? वायु प्रदूषण के प्रमुख दुष्प्रभाव नीचे दिए गए हैं। पहला है जीवाश्म ईंधनों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस प्रभाव आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाली गैस कहते हैं। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यह भी प्रदूषण वायु से वातावरण में फैलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें निम्नलिखित हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 78 है वायु प्रदूषण पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए अथवा वातावरणीय प्रदूषण क्या है, प्रकार बताइए। उत्तर वातावरणीय प्रदूषण सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वातावरण का प्रदूषित गंदा होना भी प्रदूषण है। वातावरण के सभी घटक संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इन घटकों की मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है या कुछ हानिकारक घटक प्रवेश कर जाते हैं तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है और इसका वातावरण के जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही वातावरणीय प्रदूषण है। प्रदूषक वे पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं, जैसे घरेलू कचरे, गंदा जल, मलमूत्र आदि। प्रदूषक के प्रकार। ओडम नामक वैज्ञानिक ने प्रदूषकों को प्राकृतिक विघटन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। पहला है जीवधारियों द्वारा अक्षयकारी प्रदूषक, दूसरा जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषक। पहला है जीवधारियों द्वारा अक्षयकारी प्रदूषक। ये वे प्रदूषक हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता है अथवा अल्प होता है। अक्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, लौह, प्लास्टिक, डीडीटी आदि। दूसरा है जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषक। ये वे प्रदूषक हैं जिनका पूर्ण विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। क्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कागज, कूड़ा करकट, कपड़ा, लकड़ी आदि। अब जैव प्रदूषक क्या है? अगला है जैव प्रदूषक। बायो पॉल्यूटेंट्स कुछ पौधों के परागकण, कवकों के बीजाणु, जीवाणु आदि जैव प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। दूसरा है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। तीसरा है भू प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। चौथा है रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। पांचवा है ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन। इसके आगे दिया है वायुमंडल में इन गैसों का एक परत होती है जो पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है और पुनः पृथ्वी पर
भेज दी जाती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। पहला है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान से अत्यधिक गर्मी, सूखा, जल की कमी तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों से पिघलने से होती है, जिसे कई शहर डूब सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा तो तापमान पृथ्वी का बढ़ेगा, जिससे जो दोनों ध्रुवों पे बर्फ जमी है उसमें वो बर्फ पिघलने लगेंगी, जिससे जो जो समुद्र के किनारे शहरें हैं वो डूब सकते हैं। दूसरा है, वायुमंडलीय प्रदूषण का विशेषकर धूल कणों के कारण स्वास्थ्य पर, विशेषकर फेफड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, स्वचालित वाहनों के प्रयोग से निकलने वाला शीशा, लेड तंत्रिका तंत्र के कई रोग उत्पन्न करते हैं। चौथा है, वायु प्रदूषण से मनुष्य के फेफड़ों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। जब फेफड़ों को उत्तेजित करने वाला पदार्थ प्रदूषक के रूप में फेफड़ों तक पहुंचता है, वहां श्लेष्म का श्रावण अधिक होने लगता है, जिसके कारण श्वास नलियां बंद हो जाती हैं और मनुष्य निरंतर खांसता रहता है। पांचवा है, औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों से निष्कासित सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रदूषकों में प्रमुख स्थान है। सल्फर डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पौधों की पत्तियों में प्रवेश कर तुरंत जल में घुलकर मुख्यतः सल्फाइड और बाइसल्फाइड आयनों में बदल जाती है। सल्फाइड तथा बाइसल्फाइड आयन पत्ती की कोशिकाओं हेतु विष का कार्य करते हैं। छठवां है, ओजोन तथा पैन पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट दोनों ही पौधों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। पैन प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश कर्म के चलने में बाधा पहुंचाता है और ओजोन प्राणियों में श्वसन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से श्वासरोध एवं सिर दर्द तथा आंखों में जलन होने लगती है। विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं की चिमनियों, स्वचालित वाहनों एवं ईंधनों के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। जल के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है और वर्षा के जल में मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। ताजमहल की चमक दिन प्रतिदिन धूमिल होना अम्ल वर्षा का ही प्रभाव है। अम्ल वर्षा फसलों, जलीय जंतुओं, पौधों व भवनों आदि के लिए हानिकारक होती है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण। अब नियंत्रण कैसे पा सकते हैं हम लोग वायु प्रदूषण पे? वायु प्रदूषण को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। पहला है, वृक्षारोपण के द्वारा वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो वायु को शुद्ध करता है। दूसरा है, स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। चालित वाहनों में उत्प्रेरक समपरिवर्तक के प्रयोग द्वारा भी वायु को रोका जा सकता है। इस विधि में स्वचालित वाहनों के इंजन से निकलने वाली गैसों को उत्प्रेरक समपरिवर्तक में रखे विषमांगी उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, जिससे अत्यंत हानिकारक गैसें एवं पदार्थ वातावरण में नहीं पहुंचते हैं। तीसरा है, घरेलू कूड़े करकट को उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। चौथा है, औद्योगिक संस्थानों के चिमनियों को सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर रखा जाए एवं कम से कम प्रयोग में लाया जाए। पांचवा है, जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर प्राकृतिक गैसों का प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाए। महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 होते हैं। दूसरा है, अम्ल वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल दिन प्रतिदिन पीला हो रहा है। उसके आगे है तीसरा, वायु की संरचना, मतलब वायु में कौन सी गैस कितनी होती है। तो नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन
1% से कम, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%, नियान, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन तथा कुछ गैसें केवल सूक्ष्म मात्रा में, इनकी मात्रा बहुत कम होती है। चौथा है ग्रीन हाउस गैसें, क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऐसे ये बहुविकल्पी में पूछ देगा, 3 इसमें से दे देगा और एक कोई और गैस दे देगा और पूछेगा कि इसमें निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट है ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर क्षेत्र में है, इसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। इसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर क्षेत्र को, स्ट्रेटोस्फीयर को। नेक्स्ट है ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहा जाता है। उसके आगे है ओजोन परत के क्षरण का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज से निकलता है, फ्रेयान सबसे घटक एवं नुकसानदायक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम एवं एरोसोल स्प्रे में होता है। चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा है। ये जो सारे पॉइंट है ये डायरेक्ट पूछा जाएगा अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी में। अगला है लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। उसका अगला है मिनीमाता होगा, मीनामाटा रोग नहीं होगा, मिनीमाता रोग, यहाँ तो मीनामाटा ही दिया है, इंग्लिश में दिया है। मीनामाटा रोग पारे HG के कारण होता है। अगला है भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने के एक संयंत्र से रिसाव के कारण विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। अगला है राष्ट्रीय वातावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। BOD का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग है। ये BOD के द्वारा ही हम पता करते हैं कि वायु कितना प्रदूषित है। BOD जल प्रदूषक का मापन है, वायु प्रदूषण नहीं, मतलब जल में कितनी मात्रा है ऑक्सीजन की, इसको BOD द्वारा मतलब पता लगाते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा। नेक्स्ट है खरपतवारनाशी 2,4-D एवं 2,4,5-T है। ये 2 खरपतवारनाशी दवाओं के नाम हैं। पर ऑक्सी मूलक क्या क्या है? H2O-, O2, O, OH आदि हैं। अगला है पर ऑक्सी मूलक प्लस ऑक्सीजन, ये जब दोनों मिलते हैं तो ओजोन बनता है। अगला है पर ऑक्सी मूलक प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलके क्या बनाता है? पैन बनाता है, जिसका पूरा नाम है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। धुएं प्लस कोहरे बराबर धुंध, स्मोक का निर्माण होता है धुएं और कोहरे से। अगला है प्राथमिक प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। द्वितीयक प्रदूषण ओजोन तथा पैन है। अगला है ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल द्वारा किया जाता है। अगला है सामान्य श्रवण शक्ति वालों को 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। मतलब जो भी हम लोग आपस में बातचीत करते हैं उसकी मतलब डेसिबल में मापा जाए, उसकी तीव्रता कितनी होती है तो 25 से 30 डेसिबल होता है। ये सामान्य ध्वनि की तीव्रता है। प्रश्न संख्या 79 है जल प्रदूषण पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन जल समस्त जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जो जल पीने योग्य नहीं है वह प्रदूषित जल कहलाता है। जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण है। जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में डालने से
जल प्रदूषण होता है। दूसरा है, मनुष्य विभिन्न प्रकार के घरेलू कूड़े करकट, धूल आदि को जलाशयों में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तीसरा है, औद्योगिक संस्थानों, कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को सीधे गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित होता है। चौथा है, शवों का विसर्जन नदियों में करने से भी जल प्रदूषण होता है। पांचवा है, पशुओं को तालाबों, पोखरों आदि में नहलाने से जल प्रदूषण होता है। छठवां है, नगरपालिका में भूमिगत नालियों के द्वारा बस्तियों से निकला मलमूत्र प्रायः नदी, बड़े तालाबों अथवा झीलों में डाल दिया जाता है। इसे वाहित मल कहते हैं। इसे जल का प्रदूषण होता है। सातवां है, किसान अपने फसलों को कीड़े मकोड़ों, जीवाणुओं, कवकों आदि से बचाने के लिए कीटाणुनाशक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। साथ ही खरपतवार को नष्ट करने हेतु खरपतवारनाशी जैसे 2,4-D आदि का प्रयोग करते हैं। इससे भी जल प्रदूषण होता है। आठवां है, समुद्र में तेल द्वारा भी प्रदूषण होता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे जहाज़ों से तेल रिसाव, जनरेटर से निकला तेल आदि आदि। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण का निम्न दुष्प्रभाव होता है। पहला है, जल प्रदूषण से मानवों में पीलिया, टाइफाइड, पेचिश आदि खतरनाक बीमारियां होती हैं। दूसरा है, जापान में मिनीमाटा की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरे पारे की अधिकता वाले जल में रहने वाली मछलियों को खाने से मर गए। तीसरा है, पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। चौथा है, समुद्र में तेल, जनरेटर का, जहाज़ों का आदि का जल प्रदूषण का कारण है। मतलब समुद्र में जो इन सब का तेल जो मिलता है उससे भी प्रदूषण होता है। उसके आगे है, तेल में उपस्थित नैप्थलीन व मिथाइल नैप्थलीन के कारण कीड़े व मछलियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। तेल के प्लवकों व जलीय पौधों की अधिकता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है। पांचवा है, फसलों को बचाने एवं अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा कम विघटन होता है। ये खाद्य श्रृंखला के जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। जल प्रदूषण का नियंत्रण है। जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। जल प्रदूषण को निम्न प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। पहला है, वाहित मल मूत्र, गंदा पानी आदि को पानी तालाबों में नहीं डालना चाहिए। दूसरा है, कूड़े करकट को जलाशयों में नहीं बहाना चाहिए। तीसरा है, घरेलू अपमार्जक को जलाशयों में नहीं डालना चाहिए। चौथा है, कीटाणुनाशक पदार्थों, खरपतवारनाशी पदार्थों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। पांचवा है, शवों का विसर्जन नदियों में नहीं करना चाहिए। छठवां है, पशुओं को तालाबों, पोखरों में नहीं नहलाना चाहिए। ये सारे जल प्रदूषण का नियंत्रण के उपाय हैं। प्रश्न संख्या 80 है, पौधों में अनुकूलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने को जीवित रखते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। इसे पौधों का अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन के आधार पर पौधे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है, जलोद्भिद पौधे। जलोद्भिद पौधों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। अ है, ये पौधे जल में रहते हैं। ब, पत्तियां प्रायः कटी फटी होती हैं। स, तना कमजोर तथा स्पंजी होता है। द, जड़ें अल्प विकसित होती हैं। य, पौधों में पत्तियों पर श्लेष्म पाए जाते हैं, जिससे ये जल के प्रभाव से बचे रहते हैं, जैसे हाइड्रिला, यूट्रिकुलेरिया, कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि। ये जलोद्भिद पौधे के विशेषताएं हैं। दूसरा है, मरुद्भिद पौधे, यानी जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, उसको मरुद्भिद पौधे कहते हैं। इनका पहला है, ये पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी जड़ें विकसित होती हैं। तीसरा, इनका तना मोटा
गद्देदार होता है, गुद्देदार होता है। चौथा, पत्तियां नुकीली तथा कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कैक्टस नागफनी, कैक्टस को नागफनी बोलते हैं, रस्कस, बबूल आदि। तीसरा है लौड़ोद्भिद पौधे। पहला है इसमें, ये पौधे खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका तना मोटा तथा सरस होता है। तीसरा, पत्तियां मोटी चमकीली होती हैं। चौथा है, इनमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जैसे राइजो राइजोफोरा राइजोफोरा एविसिनिया। प्रश्न संख्या 81 है, निम्न पर टिप्पणी लिखें। पहला है मैग्रोव वनस्पतियां और दूसरा है जरायुजता। पहला है जिसमें पहले पे टिप्पणी देखते हैं, मैग्रोव वनस्पतियां। मैग्रोव वनस्पतियां लवणों को प्रदर्शित करती हैं। ये खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर उगते हैं। ये दलदल तथा समुद्र के किनारे अधिक उगते हैं। इन वनस्पतियों के तने मोटे एवं सरस होते हैं। इनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन मूल पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा। दूसरा है जरायुजता लवणोद्भिद पौधों की विशेषता है। इनमें पितृस्थ अंकुरण होता है। इनके बीज पैतृक पौधों पर ही अंकुरित हो जाते हैं। बीजों का पैतृक पौधों पर ही अंकुरित होना जरायुजता है। प्रश्न संख्या 82 है, निम्न पर टिप्पणी लिखें। पहला है परजीवी पौधे, दूसरा सहजीविता, तीसरा कीटभक्षी पौधे। उत्तर, पहला है परजीवी पौधे। वे पौधे जो जीवित पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं परजीवी पौधे कहलाते हैं, जैसे अमरबेल, रेफ्लिसिया, चंदन आदि। दूसरा है सहजीविता। जब दो जीवधारी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों को लाभ होता है तो इस संबंध को सहजीविता कहते हैं, और ऐसे जीवों को सहजीवी जीव कहा जाता है, जैसे शैवाल, एल्गी तथा कवक फंजाई। सहजीविता जो साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, उसको सहजीविता बोलते हैं। कीटबच्ची पौधे देखते हैं क्या होता है। कीटबच्ची पौधे जो कीटों को खाते हैं, अपनी नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करते हैं, उन्हें कीटबच्ची पौधे कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कीटबच्ची पौधे वे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने हेतु यह कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया आदि। प्रश्न संख्या 83 है, आवर्तकाल तथा आवृत्ति की परिभाषा करते हुए इनमें संबंध बताइए। यह अतिलघुत्तरी में आ चुका है, फिर से एक बार और देख लेते हैं। आवर्तकाल, एक दोलन पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन अथवा कंपन कहलाता है। आवृत्ति, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। अब आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल को T से डिनोट करते हैं और आवृत्ति को N से, तो N इक्वल टू हो जाएगा 1/T, या जहां N आवृत्ति है और T आवर्तकाल है। प्रश्न संख्या 84 है, आवर्त गति तथा दोलन गति को परिभाषित कीजिए। उत्तर, आवर्त गति, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। और दोलन गति, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन गति कहते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, एक स्वरित्र का आवर्तकाल 1/56 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। जब आवर्तकाल की जगह पे 1/56 रखेंगे तो 156 ऊपर जाएगा तो 256 ही हो जाएगा। 156 नहीं है, 256 जब ऊपर जाएगा तो 256 कंपन प्रति सेकेंड हो जाएगा। आवृत्ति हो जाएगा 256 कंपन प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 86 है,
प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया बनाने के रासायनिक समीकरण को लिखें। उत्तर, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया होता है। यूरिया का संश्लेषण सन 1828 ईस्वी में होल्लर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था। अब यूरिया का निर्माण कैसे होता है उसका रासायनिक सूत्र देखते हैं। यूरिया अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर बनता है। जैसे यूरिया अमोनियम साइनेट क्या है? NH4CnO। इसको यूरिया अमोनियम साइनेट होता है। क्या? NH4CnO। इसको जब गर्म करते हैं तो NH2CONH2 बनता है। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है, NH2CONH2। प्रश्न संख्या 87 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। उत्तर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन और एथेन। मेथेन का सूत्र होता है रासायनिक CH4 और एथेन का C2H6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2। तो इसी के साथ साइंस का राजन सीरीज आज पूरा होता है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू तो सो मच दोस्तों।